नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर एक और प्रहार। सुकमा में 25 लाख के इनामी नक्सली समेत 17 ढेर भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। अमित शाह ने फिर दोहराया 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प। म्यांमार और थाईलैंड में विनाशकारी भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 1600 के पार, 2000 से अधिक घायल। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भेजी राहत सामग्री। पीएम मोदी ने जताई संवेदना, कहा करीबी दोस्त और पड़ोसी के रूप में साथ खड़ा है भारत। अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे पटना। भाजपा नेताओं ने किया भव्य स्वागत। भाजपा सांसदों, विधायक सहित पदाधिकारियों के साथ की बैठक। रविवार को भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में लेंगे हिस्सा। बिहार के बहुचर्चित बिटुमेन घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत का बड़ा फैसला। तत्कालीन मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन सहित 5 को 3 साल की कैद की सजा, 32 लाख रुपए का जुर्माना। दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम। जेपी नड्डा ने लालू यादव पर किया तीखा प्रहार, कहा बिहार के लोग राज्य को दोबारा अंधेरे में जाने से रोकें। लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी एनडीए को दें अपना आशीर्वाद। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की गोली और गुलाब की रणनीति लगातार कामयाब हो रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर एक और करारा प्रहार हुआ है। सुकमा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 17 नक्सली मारे गए और इस ऑपरेशन में 11 महिला नक्सली और मोस्ट वांटेड नक्सली कोहड़ामी जगदीश उर्फ बुधरा भी मुठभेड़ में मारा गया, जिस पर 25 लाख का इनाम था। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प फिर दोहराया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सली मोर्चे पर सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। उपमपल्ली केरलापाल इलाके के जंगल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 17 नक्सली मारे गए। इस ऑपरेशन में 11 महिला नक्सली और मोस्ट वांटेड नक्सली कोहड़ामी जगदीश उर्फ बुधरा भी मारा गया, जिस पर 25 लाख का इनाम था। मारा गया माओवादी जगदीश सुकमा जिले के 1 दर्जन से अधिक गंभीर मामलों में वांटेड था। मुठभेड़ में मारे गए 7 नक्सलियों की पहचान हो गई है, वहीं अन्य नक्सलियों की पहचान जारी है। इसके साथ ही इलाके की सर्चिंग के बाद जवानों ने AK-47, SLR, इंसॉस राइफल, रॉकेट लॉन्चर, BGL लॉन्चर, हथियार के साथ साथ विस्फोटक भी बरामद किए। केरलापाल क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर DRG और CRPF की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। इसी दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बल या माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ लगभग 4-5 घंटे लगातार चलता रहा। उसके पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान 17 माओवादी को डेड बॉडी बरामद की गई थी। अब तक जो प्राथमिक शनाख्ती में इसमें दंडाकरण स्पेशल जोन कमेटी मेंबर जगदीश का जो बॉडी जो शनाख्त हुआ, जिसके ऊपर 25 लाख का इनाम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्रवाई को 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार के संकल्प का हिस्सा बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, नक्सलवाद पर एक और प्रहार। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने सुकमा में एक अभियान के दौरान नक्सलियों को ढेर कर दिया और स्वचालित हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प लिया है। हथियार रखने वालों से मेरी अपील है कि हथियार और हिंसा से बदलाव नहीं आ सकता, केवल शांति और विकास ही बदलाव ला सकता है। सुरक्षा बलों की इस सफलता पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बल के जवानों को उनकी बहादुरी के लिए बधाई देते हुए विश्वास जताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प पूरा होगा। हम अपने सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं। हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का,
जिस तरह से हमारी लड़ाई चल रही है नक्सलवाद के साथ, मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। हालांकि इस मुठभेड़ में डीआरजी सुकमा के 3 और सीआरपीएफ के 1 जवान समेत कुल 4 सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए हैं। दरअसल इन दिनों पतझड़ का मौसम चल रहा है, जिससे नक्सली इलाकों में तलाशी अभियान चलाना मुश्किल होता है। पत्तों के गिरने से जवानों के आने की खबर नक्सलियों को लग जाती है और वो फरार हो जाते हैं। ऐसे में इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। फिलहाल मुठभेड़ स्थल के आसपास के इलाकों में सर्चिंग अभियान जारी है। छत्तीसगढ़ में पुलिस के साथ सुरक्षा बलों का नक्सल विरोधी अभियान जारी है। सुरक्षा बलों ने सुकमा में मुठभेड़ के दौरान 17 नक्सलियों को इनकाउंटर में मार गिराने में सफलता मिली है। बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में हालात ये हैं कि जंगल में जवानों की बूट की आवाज सुनते ही नक्सली कांपने लगते हैं। जवान भी काल बनकर नक्सलियों के ऊपर मंडरा रहे हैं। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। म्यांमार और थाईलैंड में विनाशकारी भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 1600 के पार पहुंच गया है। टूटती गिरती ढहती हुई बहुमंजिला इमारतें, डर कर चीखते चिल्लाते लोग। कल से ही ये तस्वीरें मीडिया से लेकर सोशल मीडिया में छाई हुई हैं और इस भीषण आपदा के मौके पर भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार को राहत सामग्री भेजी है। संवेदना जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, करीबी दोस्त और पड़ोसी के रूप में भारत इन देशों के नागरिकों के साथ खड़ा है। ताश के पत्तों की तरह ढह गई ऊंची ऊंची इमारतें, टूटी हुई सड़कें और पुल, अस्त व्यस्त जनजीवन, ये 2 तस्वीरें म्यांमार और थाईलैंड की हैं, जहां शुक्रवार को आए भीषण भूकंप ने भारी नुकसान पहुंचाया। म्यांमार में भूकंप के कारण मरने वालों की संख्या 1600 के पार पहुंच गई है, जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं। म्यांमार की सैन्य सरकार ने मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका व्यक्त की है। वहीं शनिवार दोपहर करीब 3 बजे भी म्यांमार में रिक्टर पैमाने पर 4.7 तीव्रता का भूकंप आया। इससे पहले शुक्रवार को दिन के समय में आए 7.7 तीव्रता वाले शक्तिशाली भूकंप से म्यांमार कांप उठा। म्यांमार के मांडले में भूकंप से कई इमारतें ध्वस्त हो गईं, जिसमें शहर का सबसे बड़ा ईसाई मठ भी शामिल है। वहीं राजधानी शहर नेपिताव में बचाव दल को सरकारी कर्मचारियों के आवास वाली कई इमारतों के मलबे से पीड़ितों को निकालते हुए देखा जा सकता है। वहीं थाईलैंड के बैंकॉक में भूकंप से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। मलबे के नीचे और लोगों के जीवित होने की संभावना है। थाईलैंड में आए भूकंप में अभी तक किसी भी भारतीय के हताहत होने की सूचना नहीं है। भूकंप के बाद से बैंकॉक में भारतीय दूतावास के अधिकारी थाई अधिकारियों के साथ मिलकर स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। भारतीय दूतावास ने थाईलैंड में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए आपातकालीन नंबर 66618819 जारी किया है। बैंकॉक से स्वदेश लौटे लोगों ने वहां के मंजर को भयानक बताया है। स्काई स्क्रेपर्स आसपास जो थे वो हिलने लगे थे। एक इन्फिनिटी पूल से पानी भी गिरने लगा था। तो आई थिंक पीपल गॉट स्कैर्ड कि शायद बिल्डिंग गिर जाए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। मैं एक्चुअली जॉब करता हूँ बैंकॉक में, तो 21st फ्लोर में एक्चुअली लंच करने के बाद मैं जब गया, मैं 1:40 पे उसी टाइम में मतलब कि शेक होने लगा। तो हम लोग भगवान का नाम लेके फिर मतलब फ्लोर बाय फ्लोर हम लोग किस तरह से पूरा नीचे उतरा, फिर उतर के फिर मतलब ओपन एरिया में गया। खाना खा रहे थे, एकदम रेस्टोरेंट हिलने लगा, तो हम लोग भागे कि एकदम ये हिल क्यों रहा है, सब टेबल सब हिलने लग गई थी। हम हिल के भागे तो भगदड़ मची हुई थी, सब लोग भाग रहे थे। बैंकॉक शहर के अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें अब तक 2000 से ज्यादा इमारतों के नुकसान की रिपोर्ट मिली है। जियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक ये देश में 200 साल में आया सबसे बड़ा भूकंप है। भूकंप के झटके इतने शक्तिशाली थे कि केंद्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैंकॉक के कई इमारतें नष्ट हो गईं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और म्यांमार में शुक्रवार को विनाशकारी भूकंप आया तो भारत ने एक बार फिर संकट के समय एक सच्चे दोस्त और अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभाया। पूरे विश्व को अपना परिवार मानने की भारतीय परंपरा के तहत भारत ने मदद के लिए तेजी से हाथ बढ़ाया है, जिससे लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सके। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, खोज और बचाव दल को प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से भेजा जा रहा है। म्यांमार में शुक्रवार को आए विनाशकारी भूकंप से भारी तबाही हुई है। भारत ने प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे पड़ोसी देश म्यांमार की मदद के लिए तेजी से हाथ बढ़ाया है, जिससे लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार में आई प्राकृतिक आपदा पर दुख जताया है।
उन्होंने शनिवार को म्यांमार के सैन्य प्रमुख से बात की और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, म्यांमार के वरिष्ठ जनरल महामहिम मीन आंग वाइंग से बात की, विनाशकारी भूकंप में हुई मौतों पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। एक करीबी दोस्त और पड़ोसी के रूप में भारत इस कठिन समय में म्यांमार के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, खोज और बचाव दल को प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से भेजा जा रहा है। भारत ने म्यांमार को ऑपरेशन ब्रह्म के तहत पहले रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाते हुए मानवीय सहायता के तहत 15 टन राहत सामग्री भेजी है, जो यांगून पहुंच भी चुकी है। ये राहत सामग्री भारतीय वायुसेना के C-130J विमान से हिंडन एयरबेस से भेजी गई है। इस सहायता का उद्देश्य म्यांमार में जारी मानवीय संकट को कम करना है। राहत सामग्री में टेंट्स, स्लीपिंग बैग्स, कंबल, रेडी टू ईट मील्स और पानी साफ करने वाले उपकरण शामिल हैं। यही नहीं, इसके साथ हाइजीन किट, सोलर लैंप्स, जनरेटर सेट्स और आवश्यक दवाइयां जैसे पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स, सिरिंज, ग्लव्स, कॉटन बैंडेज और यूरिन बैग्स भारत की ओर से राहत सामग्री के तौर पर भेजे गए हैं। इसके अलावा भारत आपदा से प्रभावित म्यांमार को जहाज INS सतपुड़ा और INS सावित्री से 40 टन मानवीय सहायता लेकर म्यांमार के यांगून बंदरगाह भेज दिया है। इसके साथ ही मानवीय राहत बचाव और खोजी दल का एक समूह भी म्यांमार भेजा गया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF का 80 सदस्यीय खोज एवं बचाव दल को भेजा गया है। वे म्यांमार में बचाव कार्यों में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि म्यांमार संकट में सक्रिय रूप से भारत प्रथम मददगार की भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना की 118 सदस्यीय फील्ड अस्पताल इकाई को आगरा से मांडले भेजा गया है, जो म्यांमार के लोगों को प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में सहायता करेंगे। Prime Minister conveyed his concerns and expressed that India was ready to provide all support, all possible support to Myanmar, to the people of Myanmar and the government of Myanmar in this hour of crisis. 15 tons of material comprise tents, blankets, essential medicines, tarpaulin, sleeping bags, gensets, solar lamps, food packets, kitchen sets, etc. Also essential medicines. There are 80 NDRF search and rescue team personnel specialists, along with equipment, relief material, and a canine squad is also part of this team. Obviously, there are gen sets, hygiene kits, food packets, essential medicines, kitchen sets, which form part of this second tranche of relief material that is being sent to Naypyidaw. भारत ने हमेशा से पड़ोसी प्रथम की नीति के तहत पड़ोसियों की मदद के लिए हाथ बढ़ाता रहा है। इससे पहले जब चक्रवात योगी ने म्यांमार पर हमला किया था, तो भारत ने राहत अभियान चलाकर मदद की थी। भारत ने स्पष्ट किया है कि उसकी मंशा इस प्राकृतिक आपदा में म्यांमार के लोगों को बाहर निकालकर उनके देश के पुनर्निर्माण में मदद करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार की देर शाम 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर उनका स्वागत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सहित अन्य वरीय नेताओं ने किया। पटना एयरपोर्ट से शाह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के सांसद, विधायक, विधान पार्षदों सहित अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक में हिस्सा लिया। रविवार सुबह केंद्रीय मंत्री पटना में आयोजित सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्य की 5350 पैक्स मत्स्यजीवी सहयोग समितियों, बुनकर समितियों, 1000 दुग्ध उत्पादक समितियों, 300 ब्लॉक केवल सब्जी उत्पादक समितियों और 300 हैंडलूम वीवर समितियों को नए अवसर देने की घोषणा करेंगे। साथ ही मखाना प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना का ऐलान भी किया जाएगा, जिससे स्थानीय किसानों और उद्योगों को फायदा होगा। इसके बाद वो गोपालगंज जिले में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर NDA की एक अहम बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में बीजेपी, JDU, LGP, रामविलास और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता भी शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र के नागपुर का दौरा करेंगे। पीएम स्मृति मंदिर और दीक्षा भूमि जाएंगे। प्रधानमंत्री माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का आधारशिला भी वहां पर रखेंगे और साथ ही पीएम सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की फैसिलिटी का दौरा भी करेंगे। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के नागपुर का दौरा करेंगे। पीएम स्मृति मंदिर जाकर आरएसएस संस्थापक आद्य सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 9 संवत्सर हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्ष प्रतिपदा कार्यक्रम को देखते हुए पीएम का ये दौरा बेहद अहम है। 9 संवत्सर का आगमन, वर्ष प्रतिपदा का दिन, आरएसएस के आद्य सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का जन्मदिन, प्रधानमंत्री का नागपुर आगमन, डॉक्टर हेडगेवार को पुष्पांजलि और राष्ट्र को कार्यांजलि। अभिव्यक्ति स्पष्ट है, राष्ट्रभक्ति का मंत्र तुम्हारा अब हम सबका व्रत है। कर्मवीर योगी है केशव, नमन तुम्हें शत शत है। प्रधानमंत्री नागपुर में दीक्षा भूमि भी जाएंगे। पीएम वहां बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 1956 में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यहीं अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। बाबा साहब का मध्यवर्ती स्तूप है, उस स्तूप में बाबा साहब के पवित्र अस्थि को वो पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद वो उस अस्थि कलश को एक प्रदक्षिणा करके तथागत भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति जो स्थापित है उस स्तूप में, उस मूर्ति को पुष्प अर्पित कर दीप और मोमबत्ती और अगरबत्ती प्रज्वलित करेंगे और बुद्ध वंदना लेंगे। प्रधानमंत्री नागपुर में ही माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखेंगे। ये माधव नेत्रालय आई इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर का नया विस्तार भवन है। इस संस्थान की स्थापना गुरुजी श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर की स्मृति में की गई थी। विस्तार परियोजना में 250 बिस्तरों वाला अस्पताल, 14 OPD और 14 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की स्थापना शामिल है। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, इसका हमें बेहद आनंद है और बहुत खुशी है। मैं मोदी जी के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा कि मेरे भारत की श्वास है तू, इस जन जन का विश्वास है तू, आने वाला एक सूरज नया, सारी धरती की आस है तू। मोदी जी की राज में पूरे वर्ल्ड में इंडिया को जाना जाता है। माधव नेत्रालय एक ऐसा नेत्रालय है जहां आंखें डोनेट की जाती हैं, जहां जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है उन्हें नई रोशनी दी जाती है। मोदी जी सिर्फ एक राजनेता नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता, और उन्होंने जो एक स्लोगन दिया था सबका साथ सबका विकास, वो इनके कार्यकाल में देखने को मिल रहा है। हम लोग प्रधानमंत्री जी को बहुत मानते हैं, उनका सहयोग और सपोर्ट हमें हमेशा रहता है। वो बच्चों के लिए बहुत कुछ काम करते हैं। प्रधानमंत्री नागपुर में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की फैसिलिटी का दौरा भी करेंगे। पीएम मानव रहित वायु वाहनों के लिए नवनिर्मित 1250 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी का उद्घाटन करेंगे। पीएम इससे जुड़ी परीक्षण फैसिलिटी का भी शुभारंभ करेंगे। नागपुर से अश्वनी कुमार मिश्र और योगेश शीतल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और वहीं विकास की राह पर सरपट दौड़ रहे छत्तीसगढ़ को विकास की और सौगात मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाएं राज्य को समर्पित करेंगे और इस दौरान वे एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम की यात्रा का वहां के लोग बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की विद्युत, तेल और गैस, रेल, सड़क, शिक्षा व आवास क्षेत्रों से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वो हमको आज 33,000 करोड़ रुपए की सौगात देके जाने वाले हैं। विकास कार्यों की, विकास की एक नई दिशा देंगे, विकास की नई धारा बहाएंगे छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर शहर में। सबसे बड़ी बात यह है कि जो गारंटी मोदी जी देते हैं वो गारंटी वो आने वाले 6 महीने में ही पूरा कर देते हैं। ये सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र हमारे लोगों के बीच है, जनता के बीच है। पीएम मोदी बुनियादी ढांचे के विकास और स्थायी आजीविका को बढ़ाने की प्रतिबद्धता कई बार जाहिर कर चुके हैं और इसी दिशा में
छत्तीसगढ़ को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एनटीपीसी की सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना के तीसरे चरण की आधारशिला रखी जाएगी, जिसकी लागत 9,790 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा जिलों में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला भी रखी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की 540 किलोमीटर लंबी विशाख रायपुर पाइपलाइन परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे, जिसकी लागत 2,210 करोड़ रुपए से अधिक होगी। प्रधानमंत्री 108 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 7 रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और 2,690 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 111 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 3 रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे अभनपुर रायपुर खंड में मेमू ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। वे छत्तीसगढ़ में भारतीय रेलवे के नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं भीड़-भाड़ को कम करेंगी और कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी। प्रधानमंत्री NH 930 के झलमला से शेरपार खंड और NH 43 के अंबिकापुर पत्थलगांव खंड को 2 लेन में अपग्रेड करके राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री NH 130D के कोंडागांव नारायणपुर खंड को 2 लेन में अपग्रेड करने की आधारशिला भी रखेंगे। सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार प्रधानमंत्री 2 प्रमुख शैक्षिक पहलों को समर्पित करेंगे, जिनमें राज्य के 29 जिलों में 130 PM श्री स्कूल और रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे पीएम के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ की धरा पे हमारे महान पीएम मोदी जी आ रहे हैं। इससे पहले भी वो आए हैं, पर अभी का आना एक बहुत बड़ा सौगात छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। मोदी जी ने जिस प्रकार भारत देश को सबसे आगे किया है विश्व गुरु बनाने के लिए, उनके लिए भी उनको हम बधाई देना चाहते हैं। और आज भारत देश जहाँ पर उन्होंने लेके आया है, शायद ही कोई हमारे देश का नेता इतना हमारे देश को आगे बढ़ाया है। युवा वर्ग के रूप में जिस तरीके से प्रधानमंत्री का क्रेज हम लोगों के मन में है, वो विशेष दिलचस्प बात है। प्रधानमंत्री जो है एक वैश्विक नेता है और भारत की छवि जो उन्होंने विश्व में बनाई है उसके हिसाब से जो है हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं उनके आशीर्वचन को सुनने के लिए। हम सभी युवा जो है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जाएंगे। ग्रामीण परिवारों के लिए आवास सुनिश्चित करने और उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने की प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख लाभार्थियों का गृह प्रवेश होगा। प्रधानमंत्री इस योजना के तहत कुछ लाभार्थियों को चाबियां सौंपेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी यहां 33,700 करोड़ रुपए की अधिक विद्युत, तेल, गैस, रेल, सड़क, शिक्षा एवं आवास क्षेत्रों में संबंधित कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं में रेलवे लाइन का विस्तार, प्रमुख सड़कों का उन्नयन और एनटीपीसी की नई ऊर्जा परियोजनाओं, औद्योगिक विकास से जुड़े कई योजनाएं शामिल हैं। इनका उद्देश्य क्षेत्रीय विकास को गति देना और प्रदेश की आर्थिक गतिविधि को रफ्तार देना है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार विकास की राह पर है। उन्होंने बिहार के लोगों से राज्य को दोबारा अंधेरे में जाने से बचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में जनादेश दिया, उसी प्रकार बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के पक्ष में मतदान करें। ये मीसा जी का नाम मीसा क्यों पड़ा? क्योंकि लालू जी जेल में थे जब ये पैदा हुए, और यही जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो क्या हाल बिहार का बना दिया। बोलो, जंगल राज था कि नहीं था? आप बताइए, डॉक्टर वहां से पलायन हुए थे कि नहीं हुए थे? आप बताइए, अपहरण उद्योग था कि नहीं था? डॉक्टरों को उठा लिया जाता था, नहीं उठा लिया जाता? तो बोलो, बिहार में अंधेरा छाया था कि नहीं छाया था? और नीतीश जी के राज में उजाला आया कि नहीं आया? मोदी जी के राज में आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? दिल्ली आपने संभाल लिया, अब बिहार की जो आवश्यकता है उसको हमने। और वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के लिए पूर्वांचल के लोगों के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि जहां पूर्वांचल चल पड़ता है, उसी दिशा में देश चल पड़ता है।
विधानसभा के दिल्ली के चुनाव हुए, उसमें नए सूरज के उदित होने का आपने जो आह्वान किया और मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में लाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यह भी बात सच है कि जहां पूर्वांचल चल पड़ता है वहां देश चल पड़ता है। इतिहास इस बात का गवाह। चाणक्य की भूमि जहां हमने नीति को सीखा, गांधी जी का भी आंदोलन चंपारण से शुरू हुआ और जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भी बिहार की धरती से। विश्व को प्रजातंत्र देने का तंत्र अगर कहीं विकसित हुआ तो वह भी बिहार की धरती पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में रानी वेलु नाचियार की स्मृति में बीजेपी की महिला मोर्चा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रानी वेलु नाचियार भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ने वाली पहली रानी थी। उन्हें तमिल लोग वीरमंगई के नाम से जानते हैं। वे रामनाथपुरम की राजकुमारी थीं और रामनाथ राज्य के राजा चेल्लमुथु विजय राघुनाथ सेतुपति और रानी संकधी मुथल की इकलौती संतान होने के बावजूद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जमकर संघर्ष किया था। रक्षा मंत्री ने कहा कि ब्रिटिश शासन में जब पुरुष जेल में थे तब महिलाओं ने मोर्चा संभाला था। सच्चाई ये है कि महिलाओं की ही भागीदारी ने स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन में बदलने का काम किया था। ये साल संविधान के अमृत महोत्सव के रूप में सारे देश में मनाया जा रहा है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि 1950 में लागू हुए भारतीय संविधान के निर्माण में 389 लोग जुड़े थे और इनमें 15 महिलाएं थीं। अनेक महिलाएं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर संघर्ष किया था। जब पुरुष जेल में थे तो महिलाओं ने मोर्चा संभाला था और आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह किया था। सच्चाई यह है कि महिलाओं की ही भागीदारी थी जिसने स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन में बदलने का काम किया था। मेरे बहनों भाइयों, भारत के इतिहास को बनाने में महिलाओं की प्रभावी भूमिका रही है। मैं समझता हूं इसके प्रचार की भी आवश्यकता है और यह बात लोगों को बतलाने की भी आवश्यकता है। और मैं मानता हूं कि आज का कार्यक्रम इसी दिशा में लिया गया एक बहुत ही प्रभावी कदम है। और वहीं यूनियन इंटरनेशनल डाइस एडवोकेट संगठन के कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली हाई कोर्ट के कैंपस में हुआ, जिसके प्लेनरी सेशन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हिस्सा लिया। सेशन की थीम मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरता भारत रही। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुनिया में भारत निवेश की बेहतर जगह है, क्योंकि यहाँ मजबूत लोकतंत्र है, मजबूत मीडिया है, न्यायपालिका है जो हर किसी का हित सुरक्षित रखती हैं। UIA संगठन विश्व भर में फैले प्रवासी समुदायों के अधिकारों, हितों और उनकी सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने का काम करता है। ये संगठन प्रवासियों को कानूनी सहायता, सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार और उनके मूल देशों के साथ जुड़ाव बनाए रखने में मदद करता है। प्लेनरी सेशन में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता कृष्णनन वेणुगोपाल, पल्लवी श्रॉफ ने भी भाग लिया। India offers to the world as an investment destination, as a country to trade with, 4 or 5 very significant advantages. But the biggest one of them all is democracy. The fact that we are a country that respects the rule of law, the fact that we have a very vibrant media, a very, very strong judicial oversight on the working of the government, on the working of every policy that we frame, the fact that everybody is assured of justice at the end of the day. केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति के वर्तमान महत्व पर हो रही इस संगोष्ठी में देश विदेश से विद्वानों का एकत्रित होना गर्व की बात है। आज पूरे विश्व में भारत की संस्कृति, विज्ञान, सिद्धांत, इन सब की स्वीकार्यता देश भर में नए सिरे से बढ़ रही है। ऐसे समय में इस तरह के कार्यक्रम पर चिंतन करना भारत में रहने वाले लोगों के साथ ही भारत से बाहर रहने वाले लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है।
पूरे विश्व भर ने इस बात को स्वीकार किया है कि आने वाले कुछ समय में भारत एक विकसित देश होगा। भारत के विकसित होने के साथ साथ में भारत का सांस्कृतिक पुनरुद्धार भी होता हुआ पूरा विश्व अनुभव कर रहा है। भारत के ज्ञान, भारत के विज्ञान, भारत के सिद्धांत, भारत का दर्शन, इन सब की स्वीकार्यता पूरे विश्व भर में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत की पहचान पूरे विश्व भर में बदल रही है। ऐसे महत्वपूर्ण समय में इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस, इस तरह के सेमिनार्स का आयोजन भारतीयों के लिए भी और भारत से बाहर रहने वाले लोगों के लिए भी निश्चित रूप से अत्यंत उपयोगी भी है और आवश्यक भी है। केंद्रीय मंत्री ने भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर कहा कि कुछ लोग गलत फहमियां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत एक ट्रेड प्लस कंट्री है और अमेरिका के साथ उसके व्यापार में सरप्लस स्थिति बनी हुई है। भारत अपनी कंपनियों के माध्यम से ऑटोमोबाइल निर्यात नहीं बल्कि उत्पादन कर रहा है। भारत ट्रेड सरप्लस कंट्री है। जो भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका को है और भारत का इंपोर्ट अमेरिका से है, उसमें भारत सरप्लस है। दूसरा, भारत किन विषयों को जो है एक्सपोर्ट करता है। भारत वहाँ से ऑटोमोबाइल इंपोर्ट नहीं करता या एक्सपोर्ट नहीं करता है यहाँ से वहाँ। हमारी अपनी इंडस्ट्री है, हम सेल्फ सस्टेन्ड है उसमें। भारत एक्सपोर्ट करता है सर्विसेज को, भारत एक्सपोर्ट करता है टेक्नोलॉजी को, भारत एक्सपोर्ट करता है मिनरल्स को। उन पर किसी तरह का ट्रेड जो है, इस तरह के टैरिफ का कोई व्यापक प्रभाव नहीं आने वाला है। मुझे लगता है कि बिना सोचे समझे कुछ लोग इस तरह की भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्वांचल माटी महोत्सव का आयोजन शनिवार को नई दिल्ली में किया गया और इस महोत्सव में लोक कला, खान पान, संगीत और नाटक की झलक देखने को मिली। इसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल समेत कई दिग्गजों ने शिरकत की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, माटी संस्था द्वारा आयोजित ये महोत्सव पूर्वांचल के गौरव को बढ़ाता है। ये प्रयास पूर्वांचल की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और कलात्मक साहित्यिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में मदद करेगी। मेरी शुभकामनाएं हैं माटी को, और मैं भी माटी के साथ जुड़ करके कार्यकर्ता की तरह काम करूंगा। और वहीं भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि पूर्वांचल एक संस्कृति है और इसने भाषा, साहित्य और परंपरा के माध्यम से सैकड़ों सालों से देश विदेश में लोगों को जोड़कर रखा है। क्योंकि माटी एक संस्था है जो पूर्वांचल से जुड़ी हुई है। कहीं न कहीं यहाँ की माटी की जो संस्कृति है, माटी की जो भाषा है, जो माटी की साहित्य है, माटी की परंपरा है, वो एक ऐसी प्रतिभा और ऊर्जा है कि सैकड़ों साल से भी आज देश विदेश में भी लोगों को जोड़ के रखी है। वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में है। इससे शासन प्रशासन में सुधार आएगा। एक साथ चुनाव होने से चुने हुए जनप्रतिनिधियों को काम करने का ज्यादा मौका मिलेगा। कि वन नेशन वन इलेक्शन ये देश हित में है। इससे गवर्नेंस बेटर होगा। एक साथ चुनाव होने से जो भी चुने जाएंगे जनप्रतिनिधि, उनको काम करने का अवसर ज़्यादा मिलेगा। बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से जो गवर्नेंस में अड़चने समय समय पर आती है वो दूर हो जाएगी। अपोजिशन ये कह रही है कि ये संघीय ढांचे पे प्रहार है। हम पूछना चाहते हैं उनसे कि जब 52 में चुनाव एक साथ हुआ, लोकसभा और विधानसभा, 57 में हुआ, 62 में हुआ, 67 में हुआ, तब संघीय ढांचे पे प्रहार नहीं हुआ था क्या? दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के माध्यम से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने एक बड़ा कार्यक्रम शुरू करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के पास जो जिम्मेदारी है, इसके तहत आज सिख समुदाय के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है। हमारा लक्ष्य युवाओं और महिलाओं को स्किलिंग देना है। इसमें स्टाइपेंड का प्रावधान होगा, साथ ही रोजगार सृजन भी होगा। कम्युनिटी के लिए एक विशेष कार्यक्रम का यहाँ लॉन्च हुआ है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से हम बहुत बड़ा एक कार्यक्रम शुरू करने का आज MOU साइन किया है। इसमें स्किलिंग के लिए जो बेसिक सिख कम्युनिटी में युवाओं के लिए हम टारगेट कर रहे हैं, महिलाओं के लिए टारगेट करके हम काम कर रहे हैं। इसमें स्टाइपेंड का प्रावधान होगा और बाकी जो ये जो प्रोग्राम को चलाने के लिए जो आर्थिक सहायता चाहिए वो भी हम मदद करेंगे। अलग अलग यूनिट सेंटर बना के काम करेंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन
बहुत ज़्यादा होगा। शुरुआत में हम 31,000 युवाओं के लिए टारगेट रखा है, लेकिन इसको हम एक्सपांड करेंगे। और वहीं वक्फ संशोधन विधेयक पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे देश में सबको बोलने की आज़ादी है, किसी भी बिल का विरोध और समर्थन करने की आज़ादी सभी के पास है। मेरा सबसे अनुरोध है कि बिल में जो प्रावधान है उसे अच्छी तरह से पढ़कर ही प्रतिक्रिया दें, बेवजह अशांति ना फैलाएं। हमारा देश में सबको बोलने का आज़ादी है। कोई भी बिल, कोई भी कानून को समर्थन या विरोध करने का आज़ादी है। मेरा सभी को एक ही अनुरोध है कि बिल में जो प्रावधान है उसको अच्छी तरह से पढ़ करके प्रतिक्रिया करना चाहिए। जब मैं बिल रखूंगा पार्लियामेंट में, ध्यान से सुनना है। अगर एक भी वाक्य, एक भी पॉइंट निगेटिव है, मुसलमान कम्युनिटी के लिए नुकसान पहुंचाने वाला प्रावधान है, तो आप बताइए ना। बिना मतलब का अगर माइक बजा बजा करके कॉलोनी में झूठे बातें, अफवाहें फैला रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध भूछड़ खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का सख्त आदेश जारी किया है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर आयुक्तों को भूछड़ खानों को तत्काल बंद करने और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने के लिए निर्देश दिए हैं। 2014 और 2017 में जारी आदेशों का हवाला देते हुए योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि अवैध पशु वध और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी और इस फैसले को प्रभावी बनाने के लिए जिला अधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। इनमें पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे। 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के दिन विशेष प्रतिबंध लागू होगा। इस दिन पशु वध और मांस की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 और 2011 के प्रावधानों के तहत योगी सरकार ने अधिकारियों को उल्लंघन करने वालों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। तो धार्मिक स्थलों पर और उसके 500 मीटर के जो दायरा है उसमें इस पर साफ तौर पर बड़े दिशा निर्देश यहां पर जारी किए हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने 1997 में अविभाजित बिहार में बहुचर्चित अलग तरह घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन सहित 5 अभियुक्तों को 3 साल की कारावास की सजा सुनाई है। 5 अभियुक्तों पर कोर्ट ने 32 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त जेल काटनी होगी। अदालत ने 27.70 लाख रुपए के घोटाले में इलियास हुसैन के साथ शहाबुद्दीन बेग, पवन कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल और विनय कुमार सिन्हा को सजा सुनाई है। वहीं सबूत के अभाव में 7 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। नेपाल में राजशाही की बहाली को लेकर शुक्रवार को हुए प्रदर्शन के हिंसक हो जाने और 2 लोगों की मौत के बाद सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच आरोप प्रत्यारोप की शुरुआत देखी गई। सरकार ने प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की जांच शुरू कर दी है। नेपाल के गृह मंत्री ने काठमांडू में हिंसा के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही, तो वहीं देश के अंतिम राजा रहे ज्ञानेंद्र शाह पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है और इस बीच देश के तमाम हिस्सों में स्थिति शांतिपूर्ण है और कर्फ्यू हटा लिया गया है। शुक्रवार को संवैधानिक राजतंत्र की बहाली की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में हिंसा के बाद नुकसान का आकलन करने के लिए शनिवार को पार्टी कार्यालय पहुंचे नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने हिंसा के लिए सीधे तौर पर देश के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को दोषी ठहराते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो प्रदर्शनकारियों की ओर से कहा गया कि देश को बचाने के लिए अब राजशाही बेहद जरूरी है। अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि इन सभी कृत्यों के पीछे ज्ञानेंद्र शाह का हाथ है। ज्ञानेंद्र शाह की मंशा गलत है, ये पहले भी देखा गया है। अब समय आ गया है कि सरकार सख्त कार्रवाई करे, अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए जांच की जाए और ज्ञानेंद्र शाह को बख्शा नहीं जाए। इस देश का अस्तित्व अब मिट रहा है, इसलिए यहाँ एक राजा की जरूरत है। राजा के बिना हमारा देश नहीं बचेगा। अगले 15 सालों में ये गणतंत्र हमारे देश के टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं यहाँ किसी व्यक्ति के लिए नहीं आया हूँ, मैं केवल राष्ट्र के लिए, अपने देश के गौरव के लिए आया हूँ। शुक्रवार को हिंसा तब शुरू हुई जब देश में संवैधानिक राजतंत्र को
फिर से बहाल किए जाने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों के एक समूह का राजधानी काठमांडू में नेपाल की दंगा निरोधक पुलिस से सामना हुआ। अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने घरों, दुकानों, एक अस्पताल, एक राजनीतिक पार्टी कार्यालय, वाहनों और एक शॉपिंग मॉल में तोड़फोड़ की और पुलिस से हथियार छीन लिए। तोड़फोड़ की गई इमारतों में नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का केंद्रीय कार्यालय भी शामिल है, जहां साइन बोर्ड और खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गईं। इस हिंसक प्रदर्शन में 2 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 112 लोग घायल हो गए, जिनमें 77 सुरक्षा अधिकारी शामिल हैं। मृतकों में एक पत्रकार भी शामिल है। संसद की ओर मार्च कर रही विरोध रैली को प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने से रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछारें की और जमकर लाठीचार्ज किया। बाद में हिंसा को और बढ़ने से रोकने के लिए प्रभावित क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस की कार्रवाई में राजशाही समर्थक कुछ नेताओं सहित 105 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। नेपाल सरकार की ओर से बताया गया कि इस पूरी घटना की जांच की जा रही है। दरअसल 2008 में विशेष रूप से निर्वाचित संसद ने एक समझौते के तहत 239 साल पुरानी राजशाही को खत्म कर दिया, जिसने 1996 से 2006 के दौरान 17,000 लोगों की जान लेने वाले माओवादी विद्रोह को समाप्त कर दिया और नेपाल को एक हिंदू राज्य से एक धर्मनिरपेक्ष संघीय गणराज्य में बदल दिया। हिमालय की गोद में बसे इस खूबसूरत पहाड़ी देश के अंतिम राजा 77 वर्षीय ज्ञानेंद्र अपदस्थ होने के बाद से अपने परिवार के साथ काठमांडू में एक निजी घर में आम नागरिक की तरह रह रहे हैं। 2008 में राजशाही के खात्मे के बाद से देश में 14 सरकारें आईं और लोगों ने राजनीतिक अवसरवादिता और लोकतंत्र की विद्रूपताओं का सामना किया। दुनिया के गरीब देशों में शुमार नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता ने आर्थिक विकास को बाधित किया और निवेश न के बराबर रहा। देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने में लगातार विफल रही सरकारों से जनता की निराशा बढ़ गई है और ऐसे में लोग फिर से राजशाही के समर्थन में सड़कों पर उतर रहे हैं। 2 एशियाई दिग्गज देशों चीन और भारत के बीच स्थित नेपाल का अपना रणनीतिक महत्व है। फिलहाल देश के लोग 2 पक्षों में बंटे नजर आ रहे हैं। एक पक्ष राजशाही की बहाली चाहता है तो कुछ लोग अब भी वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकास की राह ढूंढने के पक्षधर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं बहुप्रतीक्षित वेव्स सम्मेलन से पहले होने वाली प्रतियोगिताओं में देश भर के प्रतिभाशाली और कुशल कलाकारों को पहचान मिली है। इस शिखर सम्मेलन का प्रभाव पहले से ही महसूस किया जा रहा है। प्रतिभाशाली कलाकार अपनी तैयारियों को और निखार रहे हैं और ये कलाकार मनोरंजन उद्योग पर एक स्थायी छाप छोड़ने के लिए उत्सुक हैं। नमस्कार दोस्तों, कार्टून्स के महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। वॉइस ओवर एंकर और डबिंग आर्टिस्ट गणेश चिंचकर हाल ही में संपन्न हुए वेव्स एनिमे और मंगा प्रतियोगिता के मुंबई संस्करण के विजेता बने। वॉइस एक्टिंग श्रेणी में शीर्ष स्थान रखने वाले गणेश ने कई पात्रों को आवाज देने की अपनी उल्लेखनीय क्षमता से जजों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कॉकरोच का एपिसोड देखने से रोकेगा कौन? आज का दिन है बड़ा सुहाना, आगे बन गया है स्विमिंग का दीवाना। ए भैया, सुबह सुबह स्विमिंग करने का मजा ही कुछ और है। I just love swimming। ए भैया, मेरी पूछ को क्या हुआ? ओए आगे, तू फिक्र मत कर, तेरा भाई तेरे साथ है। ओ तू फिक्र मत कर, तेरा भाई तेरा एक बिल्ला है, पर उसका जिगर तो एक शेर का है। सीधी तरह से मेरे भाई को छोड़ दे, वरना तोड़ दूंगा। गणेश चिंचकर का मानना है कि वेव्स उनके जैसे कलाकारों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा और मनोरंजन उद्योग के दिग्गजों के साथ जुड़ने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। जो आर्टिस्ट है, जो उभरते हैं और वो जो प्रोफेशनल भी है, उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है, नए आर्टिस्ट से मिलने के लिए मौका मिल रहा है और जो इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट है, जिनका बहुत सालों से एक्सपीरियंस है, उन लोगों से भी मिलने का मौका मिल रहा है। हमारी जो क्रिएटिविटी है वो यहाँ पे वो क्रिएटिविटी पे हम काम कर रहे हैं। गणेश चिंचकर का मानना है कि वेव्स न केवल विविध कलाकारों को एक साथ लाएगा बल्कि उन्हें सीखने, सहयोग करने और रचनात्मक रूप से विकसित होने का मौका भी देगा। गणेश ने इस बात पर जोर दिया कि कुछ कठिनाइयों के बावजूद उनके जुनून ने ही उन्हें इंडस्ट्री में सफलता दिलाई। उन्होंने जोर दिया कि वेव्स उनके जैसे उभरते कलाकारों को इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के सामने
उन्हें अपने कौशल का प्रदर्शन करने का मौका देगा, जिससे कई प्रतिभाशाली आवाजों को नए अवसर मिलेंगे। सभी आर्टिस्ट में कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है, तो वो विशेषताएं इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स के सामने पेश करने का मौका मिलता है। वो जो इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट है उनको भी ये पता चलेगा कि इस देश में बहुत सारा टैलेंट है और उसमें से बहुत सारे टैलेंट्स को मौका भी मिल जाएगा आगे। बहुत सारे चैलेंजेस है, लेकिन अगर हम पैशनेट होंगे, हमें जुनून है कि वो हमें करना ही है, तो वो हमें आसान लग जाता है। वेव्स के लिए उत्सुक और उत्साहित गणेश इसे एक ऐसे कदम के रूप में देखते हैं जो और भी रोमांचक संभावनाओं के द्वार खोलेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मामू टेंशन नहीं लेने का बिड़ू, और क्या बोल रहा है बिड़ू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने किसानों के जीवन में सुख समृद्धि लाने के अपने संकल्प की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए खरीफ सीजन के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरें तय करने के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री ने इस निर्णय पर कहा है कि इससे न सिर्फ अन्नदाताओं को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध होंगे, बल्कि खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए खरीफ सीजन यानी 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरें तय करने के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार NPKS ग्रेड सहित अधिसूचित P&K उर्वरक किसानों को सब्सिडी युक्त सस्ती और उचित दरों पर उपलब्ध होगी। खरीफ सीजन के लिए कुल 37,216 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के ऊपर बोझा नहीं आने दिया। DAP का प्राइस 1350 रुपए पर 50 kg बैग रहे, इसके लिए भारत सरकार 37,216 करोड़ रुपीस की सब्सिडी का भार सहन करेगी, लेकिन किसानों के ऊपर भार नहीं जाने देगी। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा किसानों को फॉस्फेटिक और पोटाशिक फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दिए जाने पर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा कि देश भर के किसान भाई बहनों के हित में आज हमारी सरकार ने खरीफ सीजन 2025 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक फर्टिलाइजर पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी को मंजूरी दी है। इससे न सिर्फ अन्नदाताओं को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध होंगे, बल्कि खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का स्वागत करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र की पूर्ववर्ती UPA सरकार ने जहां DAP खादों की कीमत को 500 रुपए प्रति बोरी से बढ़ाकर 1,315 रुपए प्रति बोरी कर दिया, वहीं मोदी सरकार ने DAP खाद की कीमत 1,350 रुपए प्रति बोरी फिक्स रखी है और खाद की कीमतों में बढ़ोतरी न हो, इसके लिए सरकार भारी सब्सिडी भी वहन कर रही है। मोदी सरकार निरंतर किसानों की आय बढ़ाने के प्रयत्न में लगी है। आय बढ़ाने के लिए उत्पादन बढ़ाना भी जरूरी है और उत्पादन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है। तो उत्पादन तो बढ़ जाए मतलब फर्टिलाइजर उपलब्ध हो जाए, लेकिन उत्पादन की लागत घटे मतलब फर्टिलाइजर की कीमत भी किसान को ज़्यादा ना देना पड़े। ये मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। खरीफ सीजन में कैबिनेट द्वारा उर्वरकों पर दी जा रही 37,216 करोड़ रुपए की सब्सिडी ग्रांट के फैसले से न केवल उर्वरक के दाम काबू में रहेंगे, बल्कि इससे किसानों को लाभ भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 21 मार्च 2025 को समाप्त हुए सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.5 अरब डॉलर बढ़कर 4 महीने के उच्चतम स्तर करीब 659 अरब डॉलर पर पहुंच गया। फॉरेन करेंसी
एसेट्स में मामूली गिरावट देखने को मिली। समीक्षा अवधि के दौरान गोल्ड रिजर्व 2.8 अरब डॉलर बढ़कर 77 अरब डॉलर से अधिक हो गया। इससे पहले 14 मार्च को समाप्त हुए हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 654 अरब डॉलर हो गया था। ये लगातार तीसरा हफ्ता है जब देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़त देखने को मिली है। सितंबर 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर करीब 705 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। विदेशी मुद्रा भंडार में हाल ही में हुई बढ़ोतरी से रुपया भी मजबूत हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि अर्थव्यवस्था के मजबूत बुनियादी ढांचे को दर्शाती है और इससे आरबीआई को रुपए में अस्थिरता आने पर उसे स्थिर करने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है। भारत की आर्थिक तरक्की का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। अब चीन ने भी भारत की आर्थिक प्रगति का लोहा मान लिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेई होंग ने भारत को पिछले दशक में अपने सकल घरेलू उत्पाद को दोगुना करने के लिए बधाई दी है। शू फेई होंग ने एक्स पर लिखा, IMF के आंकड़ों के अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्ष में अपने जीडीपी को दोगुना कर 2015 में 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से 2025 में 4.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा दिया है। बधाई। बहुराष्ट्रीय व्यावसायिक सेवा कंपनी EY की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि वित्त वर्ष 2025 में 6.4% और वित्त वर्ष 2026 में 6.5% रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा पर अपने खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि करनी चाहिए, जिससे ये उच्च आय वाले देशों में देखे जाने वाले स्तरों के करीब आ सके। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की युवा आबादी और बढ़ते कार्यबल को देखते हुए सरकार को शिक्षा पर होने वाले खर्च को वित्त वर्ष 2048 तक जीडीपी के मौजूदा 4.6% से बढ़ाकर 6.5% करने की आवश्यकता हो सकती है, जबकि बेहतर स्वास्थ्य सेवा पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा पर होने वाले खर्च को जीडीपी के 3.8% तक बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है, जो 2021 तक 1.1% है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कम आय और अधिक आबादी वाले राज्यों को शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो सकती है। नवरात्रि और रामनवमी के पावन अवसर पर आकाशवाणी के आराधना यूट्यूब चैनल पर भक्ति से सराबोर कई विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। आराधना चैनल पर 30 मार्च से 6 अप्रैल तक ये विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चैनल पर प्रतिदिन उस विशेष दिन के महत्व पर केंद्रित एक विशेष रूप से तैयार की गई श्रृंखला सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक प्रसारित की जाएगी और इसी तरह शक्ति आराधना का प्रसारण चैनल पर सुबह 8:30 बजे से 8:40 तक किया जाएगा। चैनल पर अनूप जलोटा, नरेंद्र चंचल, जगजीत सिंह, हरिओम शरण, महेंद्र कपूर और अनुराधा पौडवाल जैसे प्रख्यात कलाकारों द्वारा प्रस्तुत विशेष नवरात्रि भजन शाम 6 बजे से 7 बजे तक चलाए जाएंगे। आकाशवाणी आराधना यूट्यूब चैनल पर एक अतिरिक्त आकर्षण नवरात्रि पर विशेष कहानियां होंगी, जिसमें देवी मां के अनेक स्वरूप पर प्रकाश डाला जाएगा, जिसका प्रसारण प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक किया जाएगा। चैनल पर देश भर के विभिन्न शक्तिपीठों के बारे में विशेष कहानियां भी सुनाई जाएंगी। CEO गौरव द्विवेदी के अनुसार इस श्रृंखला का समापन श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या से राम जन्मोत्सव पर एक विशेष लाइव कार्यक्रम के साथ होगा, जिसका प्रसारण 6 अप्रैल 2025 को सुबह 11:45 से दोपहर 12:15 बजे तक किया जाएगा। इस वर्ष नवरात्रि के पावन अवसर पर आकाशवाणी के आराधना यूट्यूब चैनल पर हम अपने सभी श्रोताओं के लिए लेकर आ रहे हैं देवी माँ की भक्ति से सराबोर अनेकों कार्यक्रम। 30 मार्च से 6 अप्रैल तक आप जुड़े रहिए आराधना चैनल के साथ और सुनिए विशेष कहानियाँ, देवी माँ के अनेक स्वरूप और विभिन्न शक्तिपीठों पर खास कार्यक्रम। और प्रभु श्री राम जन्मोत्सव पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या से रामनवमी पर लाइव कमेंट्री। जुड़े रहिए आराधना चैनल से, जुड़े रहिए आकाशवाणी से। और वहीं यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। डिजिटल अरेस्ट, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट टास्क, गेमिंग तरीकों से की जा रही साइबर ठगी के में प्रयोग होने वाले कॉर्पोरेट बैंक खाते किराए पर लेकर संचालित करने वाले संगठित गिरोह के सरगना सहित 6 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। एसटीएफ ने इन 6 अभियुक्तों को लखनऊ के विभूति खंड इलाके से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ द्वारा पकड़े गए अभियुक्त अब्दुल मलिक, आयुष मिश्रा, यासीन अहमद, सैयद अली हुसैन, पुष्पेंद्र सिंह, विजय कुमार पाठक, ये सभी लखनऊ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एसटीएफ द्वारा पकड़े गए अभियुक्त के पास से एसटीएफ ने 11 मोबाइल फोन, 18 डेबिट क्रेडिट कार्ड, 2 चेकबुक, एक ब्लैक
ब्लैंक चेक और 3 आधार कार्ड, 3 पैन कार्ड बरामद किए हैं। पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ में एसटीएफ को कई अहम जानकारियां प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पर पुलिस आगे की जांच कर रही है। अब तक कुल 32 लाख रक्षा पेंशन भोगियों में से लगभग 31 लाख को सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा पर जोड़ा गया है और उनकी पेंशन सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जा रही है। अक्टूबर 2020 में शुरू किया गया स्पर्श डिजिटल इंडिया पहल का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य रक्षा पेंशन के प्रबंधन के लिए एक व्यापक, पारदर्शी और कुशल समाधान प्रदान करना है। वहीं पूर्व सैनिक और उनके परिवार रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक के टोल फ्री नंबर 1800-180-5325 पर कॉल करके भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उनके खिलाफ बढ़ते अपराधों को देखते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश भर में सुरक्षा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए निर्भया फंड नाम से विशेष कोष की स्थापना की है और इसके तहत 2024 से 25 तक कुल 7712 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और ये कोष महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ाने के लिए वन स्टॉप सेंटर, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, महिला हेल्पलाइन, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, महिला हेल्प डेस्क, साइबर फॉरेंसिक्स सह प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं, सुरक्षित शहर परियोजनाएं, रेल और सड़क परिवहन सुरक्षा पहल और केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष जैसी विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं का समर्थन करता है। हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी सहायता, परामर्श और अस्थायी आश्रय देने के लिए देश भर में 812 वन स्टॉप सेंटर कार्यरत हैं, जिन्होंने अब तक 10 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता की है। महिला हेल्पलाइन 181 सार्वजनिक और निजी दोनों जगहों पर हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं के लिए 24/7 आपातकालीन और सहायता सेवाएं प्रदान करती हैं। इमरजेंसी रिस्पांस नंबर 112 SMS या 112 इंडिया ऐप के जरिए मदद पहुंचाती है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के लिए शी बॉक्स पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। और आइए अब नजर डालते हैं दिन भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर में 27 मार्च से चल रहे ऑपरेशन सफियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अभियान के तहत अब तक 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। इसके साथ ही भारी मात्रा में हथियार और युद्ध सामग्री भी बरामद की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ईद से पहले 715 सहायक उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी कर्मी जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर कार्य करेंगे और उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नई दिल्ली में ब्रेस्ट कैंसर पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कैंसर की सही समय पर जांच और इलाज के लिए प्रतिबद्ध है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 29 करोड़ ओरल कैंसर और 15 करोड़ ब्रेस्ट कैंसर की जांच की गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ओडिशा के दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान विकास और जन कल्याण से संबंधित कई मुद्दों पर अहम चर्चा हुई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य